दोस्तों नमस्कार। मानक पुस्तकों की श्रृंखला में यह महेश कुमार बर्णवाल की पुस्तक भूगोल एक समग्र अध्ययन का भाग 3 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है, यदि इसमें बताए गए तथ्य आपके काम के लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कोशिश करें कि वीडियो पूरा देखें, तभी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। आइए शुरू करते हैं। तो आंतरिक संरचना है क्या, पहले इसको समझ लो। तो आंतरिक संरचना कहने का मतलब पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें पाई जाती हैं या परतें पाई जाती हैं, उनकी बनावट कैसी हो सकती है। कठोर होंगी, तरल होंगी, लिक्विड फॉर्म में कैसी हैं, तो इनके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होगी। तो दो तरह से, एक तो अप्राकृतिक स्रोतों से जानकारी मिल सकती है, दूसरा प्राकृतिक। अप्राकृतिक स्रोत में घनत्व, दाब एवं ताप आते हैं, जबकि प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी, उल्कापिंड एवं भूकंपीय तरंगों के आधार पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं अप्राकृतिक स्रोत में घनत्व। तो घनत्व से क्या पता चलता है? घनत्व से ये पता चलता है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग हैं उनका घनत्व अधिक होगा। और पृथ्वी का जो संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है वो कितना है, उसको ध्यान रखिएगा, 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसे क्रस्ट अथवा भूप्रपर्टी कहा जाता है। इसका घनत्व कितना है? 3.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जो सबसे निचली परत है उसको क्रोड कहा जाता है, जिसका घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये औसत घनत्व है, ध्यान रखिएगा। लेकिन साधारणतया जो घनत्व है वो 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब माना जाता है, जो कि जल के घनत्व से 7-8 गुना भी भारी है। इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी का की जो क्रोड है उसका घनत्व सर्वाधिक है। अब दबाव को देखते हैं। तो दबाव, भाई जब घनत्व अधिक होगा तो दाब भी अधिक होगा। अब जब किसी चट्टान पर जब दाब पड़ेगा तो हर चट्टान की एक अंतिम सीमा होगी कि वह कब तक नहीं टूटेगी। दबाव बढ़ेगा तो वो टूट भी सकती है, टूटेगी तो पता चलेगा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। यानी कि इससे भी पता चल सकता है कि आंतरिक संरचना कैसी है पृथ्वी की। तापक्रम से क्या पता चलता है? तो तापक्रम से जानकारी हमें मिलती है कि जब पृथ्वी के अंदर हम 32 मीटर की गहराई तक जाते हैं तो तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। लेकिन पहले 100 किलोमीटर की गहराई में जब हम जाते हैं तो 12 डिग्री, 100 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर क्या होता है कि हर किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है। उसके बाद जब 100 से आगे जाते हैं 300 किलोमीटर की गहराई पर, तब हर 1 किलोमीटर में क्या होता है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। और जब उससे भी आगे जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की ही वृद्धि होती है तापमान में, जैसे कि पहले 32 मीटर तक होती थी। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे तापमान में क्या होता है? गिरावट आती है। और इससे एक जानकारी और मिलती है कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उससे तापीय संवहन तरंगें निकलते रहते हैं बाहर की तरफ। तो ये तीनों फैक्टर हो गए अप्राकृतिक स्रोतों के। अब प्राकृतिक स्रोत में देखेंगे क्या है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से क्या पता चलता है संरचना के बारे में? तो ज्वालामुखी क्रिया से सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि भाई पृथ्वी के अंदर कोई परत ऐसी है जो तरल अवस्था में है या फिर अर्ध तरल अवस्था में है। क्यों? क्योंकि मैग्मा निकलता है ज्वालामुखी के उद्गार से। तो ये जानकारी मिलती है, बाकी कोई निश्चित जानकारी ज्वालामुखी क्रिया से प्राप्त नहीं होती है। भूकंप विज्ञान के जो साक्ष्य हैं उनसे कैसे पता चलता है? भूकंप जब आता है तो तरंगे निकलते हैं, और वो तरंगे किस परत को, पृथ्वी के किस परत को पार कर पा रही, नहीं कर पा रही, कितना पार कर पा रही, उसके आधार पर भी हम उसकी संरचना का अनुमान लगा सकते हैं। उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, भाई उल्का पिंड क्या है ये समझ लो। तो अंतरिक्ष में मुक्त अवस्था में जितने भी पिंड घूम रहे हैं वो सब क्या है? उल्का पिंड है। अब पृथ्वी में चूंकि सबको पता है कि ग्रेविटी है, तो क्या होता है, कभी कभी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये उल्का पिंड पृथ्वी पर टकरा के गिर जाते हैं। अब जब गिरेगा इतनी ऊंचाई से तो घिसेगा भी थोड़ी दूर तक, तो जो घिसेगा तो इसकी ऊपरी परत क्या है वो नष्ट हो जाती है या उसका क्षय हो जाता है। और इसके जो केंद्र में संगठन है चट्टानों का,
उसके आधार पर भी पृथ्वी की जो आंतरिक भाग की संरचना है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को इसके पहले वीडियो में हम देख चुके थे। अब जो ग्रहाणु परिकल्पना थी उसके अनुसार बताया गया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस है ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार, लेकिन ज्वारीय और वायव्य राशि परिकल्पना के अनुसार जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो कैसा है, तरल है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं पृथ्वी का रासायनिक संगठन। पृथ्वी को 3 बृहद मंडलों में विभक्त किया गया है। भूप्रपर्टी जिसको क्रस्ट कहते हैं, दूसरा मेंटल होता है, मेंटल, तीसरा जो है वो क्रोड होता है। तो इन 3 भागों में पृथ्वी के चट्टानों को बांटा गया है। अब इनके भी उपभाग किए गए, जैसे भूप्रपर्टी है, इसको ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट 2 भागों में बांटा गया है। IUGG ने क्रस्ट की जो औसत मोटाई है वो 30 किलोमीटर तक मानी है, लेकिन कुछ स्रोतों में क्रस्ट की मोटाई 100 किलोमीटर बताई गई है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसको हम एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। देखें, ये जो 0 से 30 किलोमीटर तक की गहराई है या मोटाई है वो क्या है, क्रस्ट है। और उसके बाद 30 से आगे मेंटल है, फिर मेंटल के बाद कौन सी है, क्रोड है। तो 3 भागों में मुख्यतया ये क्रोड हो गई, ये मेंटल हो गई और ये क्रस्ट है। 3 भागों में मुख्यतया विभाजित किया गया है। हम देख रहे थे क्रस्ट को। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी यह असंबद्धता कोनराड असंबद्धता कहलाती है। तो यह डिसकंटिन्यूटी है क्या, असंबद्धता है क्या, इसको पहले समझ लो। तो भाई घनत्व में जो परिवर्तन आता है, पृथ्वी की जो चट्टानें हैं 3 भागों में मुख्यतया बांटा गया है, तो उन भागों में क्या होता है, कभी कभी एक ही परत में परिवर्तन आ जाता है, एक ही परत में अलग अलग घनत्व मिलता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, भूकंप के कारण भी हो सकते हैं, तरंगों के कारण हो सकता है, तापमान भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल क्या होता है, कभी तो परत चेंज हो गई तो उसमें जो है घनत्व बदल गया, कभी कभी एक ही परत में अलग अलग घनत्व है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है इसे ही असंबद्धता कहते हैं। और ये परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं कि कौन सी असंबद्धता कहाँ पर है। तो कोनराड असंबद्धता कहाँ पर है, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच। हम डायग्राम में देख लेते हैं, ये हमारी ऊपरी क्रस्ट है और ये निचली क्रस्ट, इसके बीच जो घनत्व में परिवर्तन होता है उसके कारण कौन से असंबद्धता बनती है, कोनराड असंबद्धता। अब निचली क्रस्ट यानी क्रस्ट सबसे अंतिम छोर और ऊपरी मेंटल, इसके बीच जो असंबद्धता है उसे मोहो असंबद्धता कहा जाता है। अब ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच एक ही परत में एक असंबद्धता बनती है जिसको रेप्टी असंबद्धता कहा जाता है। फिर निचली मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच एक असंबद्धता बनती है जिसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। फिर बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के मध्य एक असंबद्धता बन रही है जिसे लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है। तो इन असंबद्धताओं को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्रस्ट में ध्यान रखिएगा, क्रस्ट सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है, इसीलिए इसको जो है सियाल कहा जाता है। सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है क्रस्ट। मेंटल परत में भी एक असंबद्धता बनती है, निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच जो असंबद्धता बनती है उसे मोहो असंबद्धता कहा जाता है। ये बात मैं बता चुका हूँ। और मोहो असंबद्धता की खोज 1919 में रूसी वैज्ञानिक ए मोहोरोविकिक ने किया था, इसलिए उसका नाम पड़ गया मोहो असंबद्धता। ठीक, उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भाई मेंटल किस चीज़ की बनी हुई, तो सिलिका और मैग्नीशियम की।
देखिए क्रस्ट जो थी वो बनी थी सिलिका और एल्युमिनियम की, जबकि मेंटल बनी है सिलिका और मैग्नीशियम की। इसको ध्यान रखिए। उसे सियाल कहा जाता था क्रस्ट को यानी भूप्रपर्टी को, और मेंटल को क्या कहा जाता है, सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। मोह जो असंबद्धता है इसका विस्तार पूछा जा सकता है, गहराई तो ध्यान रखिएगा 2900 किलोमीटर तक है। एक महत्वपूर्ण तथ्य और ध्यान रखिएगा, ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। अब अगर क्रोड की बात करें तो क्रोड तो सबसे निचला हिस्सा, पहला हो गया क्रस्ट भूप्रपर्टी, दूसरा मेंटल और तीसरा हो गया क्रोड या अंतरतम भाग। क्रोड में क्या होता है, पी तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन आता है, और जब तरंगों में परिवर्तन आएगा तो क्या बनेगी, असंबद्धता। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता का निर्माण होता है क्रोड में, इसको भी ध्यान रखिएगा। और गुटेनबर्ग असंबद्धता से लेकर के 6371 किलोमीटर की गहराई तक को क्रोड कहा जाता है। अब क्रोड को भी दो भागों में बांट रखा है, बाह्य क्रोड और अंतरतम क्रोड, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो अंतरतम बाह्य क्रोड और अंतरतम क्रोड के बीच असंबद्धता पाई जाती है उसे लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है। तो क्रोड में दो असंबद्धताएं कौन सी, गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है जो कि मेंटल और क्रोड के मध्य होती है, जबकि जो लेहमैन असंबद्धता है ये बाह्य और अंतरतम क्रोड के मध्य होती है। और मोह असंबद्धता किसमें थी, तो मेंटल में। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच मोह असंबद्धता थी, जबकि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य जो असंबद्धता थी वो रेप्टी असंबद्धता थी। और ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य जो असंबद्धता थी वो कोनराड असंबद्धता थी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जहाँ क्रस्ट सिलिका और एल्युमिनियम का बना था, मेंटल सिलिका मैग्नीशियम का बना था, वहीं पर क्रोड जो है वह लोहा और निकल का बना हुआ है। क्रोड के बाह्य हिस्से में यानी बाह्य अंतरतम में एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाते। अब मन में आ रहा होगा एस तरंगे, पी तरंगे ये सब क्या है, तो जब भूकंप वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा। 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, पी तरंगे यानी प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे, ठीक है, एस तरंगे सेकेंडरी वेव्स यानी द्वितीयक तरंगे, और एक एल तरंगे होती हैं जिनको लव तरंगे भी कहते हैं। अब थोड़ा सा भू प्रॉपर्टी की रचना के बारे में जानना आवश्यक, क्योंकि पृथ्वी की भाई ऊपरी परत है क्रस्ट भू प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या क्या पाया जाता है और किस मात्रा में पाया जाता है इसको जान लेते हैं। तो ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59% और मैग्नीशियम 2.09%।